नमस्कार स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुपमा जायसवाल नवयुग कला वाणिज्य महाविद्यालय से। आज हम बीएड सेकेंड सेम में पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट के में शिक्षण के सामान्य सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण एक कला है। किस प्रकार प्रत्येक कला के कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं, उसी प्रकार शिक्षण के भी हैं। शिक्षण के समय प्रत्येक शिक्षक को इन सामान्य सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है और उनका व्यवहार में प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे किए बिना वह अपने शिक्षण को सफल नहीं बना सकता है। अतः प्रत्येक शिक्षक के लिए एक सामान्य सिद्धांत की जानकारी होना अनिवार्य है। शिक्षण के प्रमुख सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। बालक स्वभाव से क्रियाशील होता है, अतः उसे करके सीखने का अवसर देना चाहिए। बालक के जीवन की प्रमुख विशेषता शारीरिक और मानसिक क्रियाशीलता है। यही कारण है कि शिक्षा शास्त्री सदैव के इस बात पर बल देते आए हैं कि बालक के शरीर और मस्तिष्क को क्रियाशील बनाकर ही उसको किसी बात को भली प्रकार सिखाया जा सकता है। उदाहरण के लिए फ्रॉवेल का कथन है कि बालक क्रिया के द्वारा ही कार्य करना सीखता है, अतः जहाँ तक संभव हो सके उसे करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा क्रियाशीलता उत्पन्न करती है। अब बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रेरणा व्यक्ति की वह आंतरिक स्थिति है जो उसमें किसी क्रियाशीलता उत्पन्न करती है, जो लक्ष्य की प्राप्ति तक चलती रहती है। प्रेरित हो जाने पर बालक स्वयं क्रियाशील हो जाता है, जिससे वह अपने कार्य में रुचि लेने लगता है। परिणामतः उसकी सीखने की प्रक्रिया सरल और तीव्र हो जाती है। बालक को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को उसकी जन्मजात प्रवृत्तियों से लाभ उठाना चाहिए। ऐसा एक प्रवृत्ति जिज्ञासा है। अतः शिक्षक को बालक के समक्ष पाठ्य विषय इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि उसमें उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो। उदाहरण के लिए बालक को किसी ऐतिहासिक स्थान पर ले जाकर उसमें उस स्थान से संबंधित घटनाओं को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न की जा सकती है। तीसरा है जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। जीवन एक अनुभव है, अतः बालक को सिखाई जाने वाली बात का संबंध उसके जीवन के अनुभव से होना चाहिए। जीवन एक निरंतर अनुभव है। हम प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, पर इन अनुभव में से केवल वे ही स्थायी हो पाते हैं जिनका संबंध पिछले अनुभव से होता है। अतः बालक के अनुभव का उनके पुराने अनुभव से संबंधित स्थापित किया जाना आवश्यक है। ऐसा करने से बालक नए अनुभव को ज्ञान को सरलता और सुगमता से सीखकर उसको अपने जीवन का स्थायी अंग बना लेता है। फोर्थ है रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। रुचि कार्य करने की प्रेरणा देती है, अतः शिक्षक को बालक में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होना चाहिए। बालक को जिस कार्य में रुचि होती है उसे वह ध्यान से करता है और उसको पूर्ण करने में अपनी सारी शक्तियों को लगा देता है। अतः शिक्षण को उपयोगी और प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ्य विषय में बालक की रुचि उत्पन्न करना अति आवश्यक है। क्रियाशीलता के सिद्धांत, प्रेरणा के सिद्धांत और जीवन से संबंधित करने के सिद्धांत का अनुसरण करके बालक में रुचि उत्पन्न की जाती है। फिफ्थ है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। प्रत्येक कार्य का कोई उद्देश्य होता है, अतः प्रत्येक पाठ का भी एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। यदि शिक्षक को पाठ के उद्देश्य का ज्ञान नहीं है तो उसे अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती है। उद्देश्य को पूर्ण ज्ञान ही उसके शिक्षण को स्पष्ट, रोचक और प्रभावशाली बनाता है। इसका कारण यह है कि उद्देश्य ही शिक्षण विधि का आधार होता है। उदाहरण के लिए यदि शिक्षक का उद्देश्य कविता की अनुभूति पढ़ाना है तो उसकी इस पाठ में की शिक्षण विधि उससे बिल्कुल भिन्न होगी।
जिसमें उसका उद्देश्य कविता पाठ करने का ढंग बताना है। छात्रों को भी पाठ्य विषय का उद्देश्य मालूम होना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी रुचि जागृत होती है और फलस्वरूप शिक्षण का कार्य सरल हो जाता है। 6 है नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। सफलता का आधार पूर्व नियोजन है, अतः शिक्षण को सफल बनाने के लिए पाठ्य विषय का पूर्व नियोजन करना चाहिए। कुशल शिक्षण का आधार नियोजन है, अतः किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए पूर्व शिक्षक को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उसे उसमें क्या पढ़ना है और किस विधि को अपनाना है, किस सहायक सामग्री का प्रयोग करना है और संभावित समस्याओं को किस प्रकार हल करना है। ऐसा न करने से शिक्षण के समय उसके सामने संकटपूर्ण स्थिति आ सकती है, पर उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि पाठ योजना उसकी स्वामिनी न होकर सेविका है। वह शिक्षण के समय किसी भी पाठ योजना में परिस्थितियों की मांग के अनुसार परिवर्तन कर सकता है, अतः उसकी योजना लचीली और उदार होना चाहिए। 7वां पॉइंट है चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ज्ञान अति विस्तृत है, अतः बालक की योग्यता के अनुसार उसमें से केवल उपयोगी बातों का ही चयन करना चाहिए। शिक्षक किसी भी बात से संबंधित संपूर्ण ज्ञान को बालक को 40 या 45 मिनट की अवधि में नहीं प्रदान कर सकता है, अतः उसके लिए यह चयन करना आवश्यक हो जाता है कि वह क्या और कितना पढ़ाए। उदाहरण के लिए भूगोल का शिक्षक संसार में पाई जाने वाली सभी प्रकार की जलवायु का ज्ञान 1 घंटे में नहीं दे सकता है, अतः उसमें से किसी एक प्रकार की जलवायु का चयन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 8वां व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बालकों में व्यक्तिक विभिन्नताएं होती हैं, अतः शिक्षण के समय उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। योकम व सिम्पसन ने का कथन है कि ऐसे बालकों का मिलना प्राय असंभव है जिनके सब कार्य और चारित्रिक गुणों में एक रूपता हो। जुड़वा भाइयों में भी हर बात में एक रूपता नहीं होती है, अतः शिक्षक को पढ़ाते समय बालकों की विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार उसे योग्य बालकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उसे मंद गति से सीखने वाले बालकों को पथ प्रदर्शन और असामान्य बालकों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए। संक्षेप में उसे व्यक्ति विभिन्नताओं को स्वीकार करके उन्हीं के अनुसार बालकों के साथ व्यवहार करना चाहिए। 9वां पॉइंट है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कक्षा में लोकतंत्री वातावरण का निर्माण करना चाहिए। कक्षा में लोकतंत्री वातावरण का निर्माण तभी हो सकता है जब शिक्षक का दृष्टिकोण दमनकारी न होकर लोकतंत्री हो। उसे छात्रों को मित्र और पथ प्रदर्शन होना चाहिए। उसको प्रश्न पूछने, अपने विचारों को व्यक्त करने और अपने संदेहों का निवारण करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। ऐसा करने से छात्रों में सहयोग प्राप्त होगा और फलस्वरूप उनका शिक्षण कार्य प्रगति करने लगेगा। 10th पॉइंट है विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न। पाठ्य विषय को सुगम बनाने के लिए उसका प्रस्तुतिकरण क्रमिक सोपानों में करना चाहिए। किसी भी विषय को छात्रों के समक्ष समग्र रूप में प्रस्तुत करना ना तो संभव है और ना वांछनीय है, अतः विषय के विभिन्न सोपानों में बांट लेना चाहिए। सोपान क्रमबद्ध होना चाहिए जिससे कि शिक्षक अध्यापन के समय स्वाभाविक ढंग से एक सोपान से दूसरे पर पहुंच जाए। इस प्रकार प्रस्तुत किए जाने वाला पाठ छात्रों के लिए सुगम हो जाता है। ऐसा ना करने से उसमें जटिलता आ जाती है और छात्रों के लिए उसको समझना कठिन हो जाता है।
पाठों को सोपानों में विभाजित करने की सर्वोत्तम विधि बताते हुए रायबर्न ने कहा है कि सर्वोत्तम विधि वह है जो हमारे उद्देश्यों और छात्रों विषय सामग्री और उसको प्रस्तुत करने के उपलब्ध साधनों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है आवृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए दोहराना चाहिए। पाठ्य विषय की बातों को दोहराने से छात्र उसे भली प्रकार समझ जाते हैं। यह बात कठिन पाठ्य विषय के बारे में विशेष रूप से सत्य है। यदि उसको बार बार नहीं दोहराया जाएगा तो छात्र उसे भूल जाएंगे। दोहराने की मात्रा पाठ पर निर्भर होनी चाहिए। कठिन पाठ पर अधिक और सरल पाठ को कम दोहराना चाहिए। पाठ कितनी बार दोहराया जाता है इसका निर्णय केवल शिक्षक ही कर सकता है। 12वां पॉइंट है निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। बालक से करवाई जाने वाली क्रिया रचनात्मक और मनोरंजन पूर्ण होना चाहिए। शिक्षण के निर्माण और मनोरंजन के सिद्धांत का अनुकरण करने से 3 लाभ होते हैं। पहला, बालक अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करता है। दूसरा, उसमें स्वयं ही अध्ययन करने की इच्छा होती है। तीसरा, क्रिया में उसकी शक्ति का क्षय अवश्य होता है, पर मनोरंजन के कारण उसको इस बात का अनुभव नहीं होता है। अतः अध्यापक को अपने शिक्षण में निर्माण और मनोरंजन के सिद्धांत के अनुसार करना चाहिए। निष्कर्ष, हमने शिक्षण में के जिन सामान्य सिद्धांतों का वर्णन किया है वे सभी शिक्षकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यदि वे अपने शिक्षण को लाभप्रद और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो इनका अनुसरण किया जाना अनिवार्य है। इन सिद्धांतों में से वे भले ही किसी को किसी समय भूल जाएं, पर उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करके ही सिखाया जा सकता है। मैंने उचित ही लिखा है कि जो शिक्षक छात्र को सीखने की इच्छा से प्रेरित किए बिना सिखाने का प्रयास करता है वह केवल ठंडे लोहे पर हथौड़ा बजाता है। थैंक यू, नमस्कार।